हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है जेएआईबी समरी सीरीज में। आप सभी के लिए हमारा नेक्स्ट पार्ट आ चुका है मॉड्यूल बी का। तो आज हम लोग मॉड्यूल बी की क्लास नंबर 2 को कवर करेंगे दोस्तों। सो फटाफट सभी दोस्त जुड़ जाइए और आप सभी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जेएआईबी CAIB बाय अरविंद सर, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जो भी पीपीबी से रिलेटेड डाउट्स हैं या जेएआईबी से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे, है ना। या कोई क्वेश्चन है उसका भी आप पूछ सकते हैं सॉल्यूशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ बोरोवर्स। थोड़ा सा विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बोरोवर्स हैं। तो वेरियस बोरोवर्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोवर्स होते हैं और उन बोरोवर्स में इंडिविजुअल बोरोवर्स भी होते हैं, प्रोप्राइटर से फर्म भी होती हैं, पार्टनर से फर्म भी होती हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज भी बोरोवर के तौर पे आते हैं, कंपनीज भी आती हैं, स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशंस भी आते हैं, ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आती हैं और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी आती हैं। ये सभी हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोवर्स होते हैं जो बैंक के पास लोन लेने के लिए आते हैं। ठीक है दोस्तों। नाउ अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिविजुअल्स की, तो बैंक कैन lend to all eligible individuals of sound mind who are not minor। तो पहली ही लाइन बताती है कि बैंक माइनर्स को लोन प्रोवाइड नहीं करता, पहला केस। दूसरा, सभी प्रकार के इंडिविजुअल बैंक से लोन ले सकते हैं बशर्ते दो कंडीशन। पहला कि उन्हें साउंड माइंड होना चाहिए और वो बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कंफर्टेबल होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे दो ही केस हैं कि उन सभी एलिजिबल बोरोवर्स को, इंडिविजुअल्स को लेंडिंग बैंक करेगा जो कि साउंड माइंड होंगे और क्या नहीं होंगे, माइनर नहीं होंगे। ठीक है, यानी बैंक माइनर्स को लेंडिंग नहीं करेगा, बैंक ऐसे पर्सन को लेंडिंग नहीं करेगा जो साउंड माइंड नहीं है। ठीक है दोस्तों। नाउ फिर क्या लिखा है? माइनर, सबसे पहले माइनर इंडिविजुअल्स को डिस्क्राइब करें। अ माइनर इज नॉट केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय अ माइनर इज वॉइड। तो जो माइनर्स होते हैं, 18 साल से कम उम्र के जो लोग होते हैं, वो बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए केपेबल नहीं होते हैं और यदि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर भी गए तो उनके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, यानी क्या होगा दोस्तों, जीरो होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बट यहां पे एक और केस दिया गया है, एक्सेप्शन भी होते हैं। सो ओनली एक्सेप्शन रिकॉग्नाइज्ड इज ऑफ सप्लाई ऑफ नेसेसिटी टू हिम। जब भी सप्लाई ऑफ नेसेसिटी का केस होगा, सेक्शन 68 क्या कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? सेक्शन 68 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या कहता है? वो ये कहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर, किसी माइनर की प्रॉपर्टी लायबल होगी किसके लिए? फॉर सच लोन, लोन के लिए लायबल होगी। बट ये लोन कौन लेगा? गार्जियन लेगा। किसके बिहाफ पे लेगा? माइनर के बिहाफ पे गार्जियन बोरोइंग करेगा। तो यहां पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। सेक्शन 68 एक्सेप्शन है माइनर के केस में। अब अगर हम बात करें नॉट ऑफ साउंड माइंड, अगर कोई पर्सन साउंड माइंड नहीं है ना, मानसिक तौर पे विक्षिप्त है, तो क्या कहा गया? इफ अ पर्सन इज नॉट ऑफ अ साउंड माइंड देन ही इज इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर वो असक्षम होगा बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। और ये जो रूल है वो कहां पे लिखा है? सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखो, जब भी किसी इंडिविजुअल की बात होगी, है ना, इंडिविजुअल के साथ जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहां पे जो लॉ इन्फोर्सेबल है या एप्लीकेबल है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और ये एक्ट कब आया था? 1872 में। ठीक है दोस्तों, डन है। नाउ तो साउंड माइंड हो गया, माइनर हो गया। तीसरा आता है डिसक्वालिफाइड पर्सन। अगर कोई पर्सन डिसक्वालिफाइड है तो वो भी बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, वो भी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इनफोर्सेबल नहीं होगा और ऐसा बताया गया है सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अब मान लीजिए कोई वुमेन है जो मैरिड है ना, मैरिड वुमेन है, तो लॉ डज नॉट डी बार अ मैरिड वुमेन, यानी कानून कहीं से भी मैरिड वुमेन को रोकता नहीं है टू सीक एडवांस फ्रॉम अ बैंक, कि वो बैंक से लोन और एडवांस मांग सके, है ना। तो जो मैरिड वुमेन्स हैं उनको अलाउड है, उनको अगर रिक्वायरमेंट है, उनकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग वो लोन अप्लाई कर सकते हैं। किसके पास कर सकते हैं लोन अप्लाई?
बैंक के पास, ठीक है, बशर्ते उनके पास रीपेइंग कैपेसिटी होना जरूरी है। तो वही बता गया कि लॉ डज नॉट डी बार अ मैरिड वुमेन टू सीक एडवांस फ्रॉम अ बैंक, सी मस्ट हैव इंडिपेंडेंट मींस एंड बोरोइंग शुड बी कमोन्स्ट्रेट विद हर रिक्वायरमेंट एंड हर लाइबिलिटी टू रीपे। ठीक है दोस्तों, तो उनकी वो जो भी लाइबिलिटी जितने का भी लोन लेंगे वो रीपे करने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। पर्दा नसी वुमेन, पर्दा नसी वुमेन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पर्दा नसी? पर्दा नसी का मतलब ऐसी महिलाएं जो अपने आप को पर्दे में रखती हैं। तो इन्होंने लिखा सी इज क्वालिफाइड टू गेट एन एडवांस सैंक्शन एंड हैज द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो भी लोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं और बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती हैं। तो ये तो था इंडिविजुअल के रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पार्टनरशिप फर्म्स को रेगुलेट किया जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, ठीक है। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न अ पार्टनरशिप फर्म व्हाइल एंटरिंग अ लोन प्रपोजल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट आर इंपॉर्टेंट। यानी अगर कोई बैंक किसी भी पार्टनरशिप फर्म को लोन प्रोवाइड करता है या कोई पार्टनरशिप फर्म बैंक को लोन के लिए एप्लीकेशन देती है तो कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होती हैं। और वो कंडीशन क्या है? सबसे पहले द फर्म शुड बी रजिस्टर्ड वन, फर्म क्या होनी चाहिए? रजिस्टर्ड होनी चाहिए। टू स्क्रूटनाइज द पार्टनरशिप डीड फॉर एनी प्रोविजन दैट मे पुट द लोन इनटू अ जियोपार्डी। यानी जो भी पार्टनरशिप डीड है उसको स्क्रूटनाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर उसके अंदर लिखा हुआ कोई भी प्रोविजन ऐसा है जो बैंक के द्वारा दिए गए लोन को खतरे में डाल सकता है, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इफ वन ऑफ द पार्टनर इज अ लिमिटेड कंपनी, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में एक पार्टनर कोई लिमिटेड कंपनी है तो फिर बैंक चार्ज शुड बी रजिस्टर्ड विद आरओसी। तो जो भी बैंक चार्ज क्रिएट होगा उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास क्या होना चाहिए दोस्तों? रजिस्टर्ड होना चाहिए, चार्ज को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अब इसेंशियल पॉइंट्स क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप फर्म के केस में? टू पार्टनरशिप कैन नॉट एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, दो पार्टनरशिप जो अलग अलग पार्टनरशिप हैं वो एक साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकती, चाहे उनके पार्टनर सेपरेट ही क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, करंटली एज पर कंपनीज एक्ट 2013 द मैक्सिमम नंबर इज 100। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप फर्म में जो मैक्सिमम सदस्य की संख्या है वो कितनी हो सकती है? 100। कितनी हो सकती है? 100। सो देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू डू अ बिजनेस दैट इज लीगल फॉर गेन। तो इनके द्वारा जो भी पार्टनर्स होंगे वो आपस में उनके पास एक एग्रीमेंट होना चाहिए, उसमें एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, है ना, एक्सप्रेस्ड माने लिखा हुआ, इम्प्लाइड माने निहित, है ना, एग्रीमेंट होना चाहिए जो उन्होंने बिजनेस के लिए किया है, जिससे कि वो लीगल, मतलब वो लीगल होना चाहिए, है ना, जो उन्होंने गेन करने के लिए या कमाने के लिए किया है। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन आइदर बाय ऑल और बाय एनी वन ऑफ पार्टनर ऑफ द फर्म। अब जो भी वो पार्टनरशिप फर्म, जैसे ये पार्टनरशिप फर्म है, इसमें ए है, बी है, सी है और डी है। इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। तो इस बिजनेस को मान लो ए ही चला ले या कोई बी चला ले या कोई सी चला ले या कोई डी, कोई एक चला सकता, दो चला सकता, तीन चला सकते, या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों लोग मिलकर चला लें। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर लिखा है दीज एंटिटीज आर नॉट पार्टनरशिप। कौन कौन सी एंटिटीज पार्टनरशिप नहीं हो सकती? सोसाइटी, एसोसिएशन, क्लब, ज्वाइंट हिंदू फैमिली और को ओनरशिप। ठीक है दोस्तों, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है डज नॉट प्रोवाइड फॉर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। तो पार्टनरशिप एक्ट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कहता कि पार्टनरशिप फर्म अगर बनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म, यदि कोई भी पार्टनरशिप अपनी फर्म को रजिस्टर कराना चाहता है तो उसे एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी विद इन अ 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, जिस दिन वो पार्टनरशिप फर्म बनी है उसके 1 ईयर के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास सबमिट करनी होगी एप्लीकेशन, साथ ही साथ प्रिस्क्राइब फीस एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे। ठीक है दोस्तों, नाउ अब आ जाता है बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कोई भी पार्टनरशिप फर्म अगर बिजनेस करती है तो कैसे करेगी? तो लिखा है सेक्शन 19 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? स्टेट दैट अ पार्टनर्स कैन नॉट अफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अनलेस एक्सप्रेसली ऑथराइज और ऑल द पार्टनर्स ज्वाइंटली क्रिएट मॉर्गेज। कोई सेक्शन 29 पार्टनरशिप फर्म का कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, पार्टनरशिप फर्म की इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता।
तभी किया जा सकता है या तो चारों लोग ऑथराइज करें या जितने भी पार्टनर्स हैं वो ऑथराइज करें, या सभी के द्वारा चार्ज क्रिएट किया जाए ज्वाइंटली, तभी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। ऑन रिसीविंग नोटिस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म, अगर मान लीजिए किसी फर्म का इंसॉल्वेंसी का नोटिस रिसीव होता है, एनी फर्दर ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट मस्ट बी इमीडिएटली स्टॉप्ड, तो बैंक को क्या करना चाहिए, उनका जो भी अकाउंट है उसको इमीडिएटली स्टॉप कर देना चाहिए, है ना, अकाउंट को, चाहे वो क्रेडिट में हो चाहे वो डेबिट में हो। इफ एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन ऑफ द पार्टनर, अगर मान लीजिए कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, द फर्म इज इन क्रेडिट, अगर फर्म का अकाउंट क्रेडिट में है तो अदर पार्टनर्स ऑपरेट कर पाएंगे उस अकाउंट को। अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है, डिसॉल्व, क्या हो जाती है दोस्तों, डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशंस याद रखिएगा। फिर आ जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। अगर हम HUF की बात करें तो द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, उस फैमिली का, हिंदू फैमिली का जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होगा उसे हम क्या कहते हैं, मैनेजर और कर्ता, वही हमारा HUF अकाउंट को मैनेज करता है, ठीक है दोस्तों। अपॉन द डेथ ऑफ कर्ता, अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो भी मेल को पार्टनर होगा, मेल को पार्टनर होगा वो क्या बन जाता है, कर्ता। अब मान लीजिए किसी फैमिली में कोई मेल मेंबर नहीं है ना, इन द एब्सेंस ऑफ एनी मेल मेंबर, या फिर मान लीजिए जितने भी मेल मेंबर हैं वो माइनर हैं, एज आर माइनर, तो हिंदू फीमेल मेंबर कैन बिकम कर्ता और मैनेजर, तो हिंदू जो फीमेल मेंबर होंगी वो कर्ता या मैनेजर बन जाएंगी। लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, जो देखो HUF में होता क्या है, HUF में एक तो कर्ता होता है जो कि मैनेजर होता है, मेन होता है कर्ता, और इसके साथ जो परिवार के सदस्य होते हैं उन्हें को पार्टनर कहते हैं, क्या कहते हैं, को पार्टनर, क्या कहते हैं, को पार्टनर कहते हैं, को पार्टनर, ठीक। तो इनकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी, अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, और इनकी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी, जितने का शेयर है उतनी की ही लाइबिलिटी होगी, बस यही बताने का प्रयास किया गया है, ठीक है। कंपनीज की बात करें तो कंपनीज क्या होती हैं, लीगल एंटिटी होती हैं, लॉ के तहत स्टैब्लिश की जाती हैं। तो आ कंपनी इज अ जुरिस्टिक पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, और वो लॉ क्या है, इंडियन कंपनी एक्ट 1956 या मॉडिफाइड एक्ट 2013, हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी कभी खत्म नहीं होती, इसको चलाने वाला कोई व्यक्ति है, अगर वो चला जाता है तो उसका सक्सेशन, कोई उसका उत्तराधिकारी आएगा और वो इस कंपनी को संभालेगा। साथ ही साथ कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं या जो भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स और कंपनी दोनों अलग होते हैं ना, दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। द शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड, अब इस कंपनी में जिनका पैसा लगा वो क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर, क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर कहलाते हैं। तो जिसका जितना शेयर होगा उसकी उतनी ही नॉमिनल वैल्यू की लाइबिलिटी होगी, जैसे ए का पैसा लगा है 5% और बी का लगा है मान लीजिए 15%, तो इनकी जो भी नॉमिनल वैल्यू होगी यानी 5% या 15%, तो उतनी की ही इनकी लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है दोस्तों। बेसिक लॉ गवर्निंग अ कंपनी, किसी कंपनी को अगर गवर्न करना है तो वो बेसिक लॉ कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी एक्ट 2013, प्रोवाइड दैट कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। सपोज फॉर पब्लिक कंपनी, अगर कोई ऐसी कंपनी जिसमें जनता का पैसा लगा है या पब्लिक कंपनी बन रही है तो उसमें मिनिमम 7 सदस्य या उससे ज्यादा होंगे। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मिनिमम 2 सदस्य या उससे ज्यादा होंगे। फॉर 1 पर्सन कंपनी की बात करें तो 1 पर्सन या उससे ज्यादा होंगे, ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। नाउ बेसिक लॉ हमने समझ लिया कि क्वेश्चन अगर आ जाए पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम कितने सदस्य चाहिए, 7, प्राइवेट कंपनी में कितने चाहिए, 2, और 1 पर्सन कंपनी ऑब्वियसली 1 पर्सन के द्वारा ही रन की जाती है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन फाइल्ड विद रजिस्ट्रार within whose jurisdiction the registered office of a company is proposed to be situated. It shall register all the documents and information in register and issue a certification of incorporation. यदि कोई कंपनी स्टैब्लिश होती है तो कंपनी एक्ट 2013 के तहत जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट है या जो भी बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि इंफॉर्मेशन आपने फाइल्ड किया है रजिस्ट्रार के साथ, और आपको क्या बताना पड़ेगा कि आपकी कंपनी का जो ऑफिस है वो कहां पे सिचुएटेड है, इन इंफॉर्मेशंस को रजिस्टर किया जाएगा कहां पर, रजिस्ट्रार ऑफिस में, और फिर रजिस्ट्रार ROC आपको सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड कर देगा। अभी जुलाई 2019 में कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार प्रोवाइड
मतलब इन जुलाई 2019 कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड दैट अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसमें शेयर कैपिटल यानी पैसा लगा हुआ है जनता का, ठीक है दोस्तों, सेल नॉट कमेंस एनी बिजनेस, वो तब तक कोई बिजनेस या कोई भी बोरोइंग एक्सरसाइज नहीं कर सकती जब तक क्या हो जाए, जो डिक्लेरेशन है वो फाइल्ड ना हो जाए। यानी इनकॉर्पोरेशन के, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 180 दिन के अंदर डिक्लेरेशन क्या होना चाहिए, फाइल्ड होना चाहिए, और तभी वो आगे बिजनेस कर पाएगी। बट दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, डायरेक्टर विद द रजिस्ट्रार दैट एवरी सब्सक्राइबर टू MOA हैज पेड द वैल्यू ऑफ शेयर एग्री टू टेकन बाय हिम, यानी जितने भी शेयर के लिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनके द्वारा उस सब्सक्रिप्शन की वैल्यू कंपनी को पे हो जानी चाहिए। दूसरा क्या है, द कंपनी हैज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एंड वेरिफिकेशन ऑफ इट इज रजिस्टर्ड ऑफिस, अब कंपनी को अपना फाइल्ड करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास, और जो भी इनका ऑफिस है वो क्या किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा, देन वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएगी और वो बोरिंग कर पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्लास जहां पे हम लोगों ने टाइप ऑफ बोरोवर्स के बारे में समझा। यदि आप JAIB एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑल 4 कंपलसरी पेपर के लिए, तो आप हमारे JAIB महापैक के साथ जुड़ सकते हैं। महापैक वन स्टॉप सोल्यूशन होता है, कंप्लीट प्रिपरेशन, 15 प्लस आपको बैचेस, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस, 200 प्लस क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। 1 ईयर महापैक 3999, 2 ईयर महापैक 5999 में उपलब्ध है, और 6 मंथ महापैक की अगर हम बात करें तो ये 2799 में आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ JAIB फाउंडेशन बैच आपके लिए आ चुका है 1999 में, आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं और कंप्लीट कंसेप्ट को अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट पेपर में देखा गया, जिनके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग थे उन्होंने अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया। जब आप लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन करते हैं तो आप सभी चीज़ों को देख नहीं पाते, यानी आपका जो विजन है वो ब्रॉड नहीं हो पाता, और आप इंपॉर्टेंट थिंग्स को पढ़ते हैं, और पढ़ना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर का जो कल्चर है, पेपर की जो स्ट्रेटजी है वो चेंज कर दी है एग्जामिनर ने इस बार के, तो हमें आगे के एग्जाम के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, तो हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग हो, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमारे इंडिविजुअल बैचेस भी सभी पेपर के आपके लिए उपलब्ध हैं मात्र 799 रुपए में, और बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स JAIB की PW के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। आप इन बुक्स को 1224 रुपए में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। इन किताबों की खासियत है एग्जिस्टिव थ्योरी, विस्तृत थ्योरी आपको मिलेगी, हिंट एंड सॉल्यूशंस, हर एक यूनिट के बाद क्वेश्चन, केस स्टडीज और माइंड मैप एंड क्विक रिवीजन, ऐसे इसको बनाया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।